हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में मैंने अभी तक आप लोगों के सिलेबस का 7 यूनिट अध्ययन करा दिया है, यानी शिक्षा का जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है वो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। हम लोगों ने इसके पहले शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो भी आपके यूनिट थे उनको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। और आज का जो ये अंतिम टॉपिक है शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य, यही आपके सिलेबस में 8वें यूनिट में दिया हुआ है। और इस सिलेबस को पूरा कराने के बाद अब मैं आपको किसी 1-2 क्लास में आपके प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको करवा दूंगा। और फिर जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी करवा दूंगा। लेकिन आप लोग इन सभी यूनिट को, 8वें यूनिट को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। हो सके तो इनका नोट्स बना लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से नोट्स बनाते चले आ रहे होंगे, तो आज की जो 8वीं यूनिट है उसका भी नोट्स आप लोग बना लेंगे। तो रहेगा आपका प्रैक्टिकल का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो किसी क्लास में मैं करवा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए आज की क्लास का क्या टॉपिक है, शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इससे संबंधित आपका 8वां यूनिट है। इसमें हम लोग जो शिक्षा के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बिंदु हैं, उसको अध्ययन करेंगे। और चलिए आइए आज की क्लास को इसलिए शुरू किया जाए। ठीक, हाँ देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और आज का जो टॉपिक है यूनिट 8 है, जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आज आप लोगों का ये 8वां यूनिट पढ़ाते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैंने आप लोग को कहा था कि आपके एग्जाम से पहले इसको पूरा करा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं पूरा करा पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने कह दिया है, लेकिन आज जो है मैंने अपने कहे हुए जो बातें थी उसको पूरा किया और आप लोगों का सिलेबस जो है आपके एग्जाम से पहले पूरा करा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको इस 8वें यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, एजुकेशन एज डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी शिक्षा को विकास के संकेतक के रूप में कैसे देखा जाता है। दूसरा टॉपिक इस पे पढ़ना है कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए शिक्षा किस तरीके से उपयोगी है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सहज शताब्दी विकास लक्ष्य है वह सतत विकास लक्ष्य से किस तरीके से अलग है। इन्हीं 3 चीज़ों को आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो देखिए इसका परिचय देख लेते हैं कि शिक्षा क्या है। केवल ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, यह मानव पूंजी में भी निवेश है। हम लोगों ने विभिन्न पर्सपेक्टिव को पढ़ते हुए देखा कि शिक्षा का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ज्ञान, मूल्यों को भी विकसित करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मानव पूंजी में भी निवेश होता है, एक प्रकार का शिक्षा प्राप्त करना। जैसे देखिए किसी उद्योग में पूंजी निवेश करने से उत्पादन बढ़ता है, वैसे ही शिक्षा में निवेश करने से व्यक्ति और समाज की उत्पादकता बढ़ती है। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका बिजनेस आगे जाता है, तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा में निवेश करता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और समाज की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। देखिए अब शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का देखिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है कि शिक्षा को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में देखना जो मानव संसाधन का विकास करके राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में योगदान देते। कहने का मतलब है कि इसको एक प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि इससे मानव संसाधन का विकास होता है और वही विकसित मानव संसाधन क्या करता है, राष्ट्र की उन्नति में योगदान देता है। देखिए अब दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा को केवल सामाजिक या नैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में समझा जाता है। ठीक, अब देखिए शिक्षा और अर्थशास्त्र का रिलेशन देख लेते हैं, संबंध क्या है इन दोनों में आपस में, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो देखिए पहला है यहाँ पहलू के आधार पर और विवरण। तो देखिए जैसे मानव पूंजी निर्माण के आधार पर क्या है इनके बीच रिलेशन। शिक्षा देखिए क्या करती है, व्यक्ति की दक्षता, कौशल और उत्पादकता बढ़ाती है, जिससे वह बेहतर मानव पूंजी के रूप में निर्मित होता है।
दूसरा पहलू क्या है कि रोजगार सृजन के आधार पर। तो रोजगार सृजन के आधार पर इनका भी रिलेशन क्या है कि शिक्षित व्यक्ति स्वयं और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। तीसरा बेस क्या है, आय वृद्धि। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की आय स्तर सामान्यतः अधिक होती है। देखिए, जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त किया है, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त किया है, तो उसके आय का स्तर भी बेहतर होता है। इसके बाद फिर देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी को घटाती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से शिक्षित है तो उसको खाने की समस्या नहीं होगी, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ जरूर बंदोबस्त कर लेगा। उसके बाद देखिए, अगला जो संबंध इनका तकनीकी विकास में है। तकनीकी विकास में किस तरीके से है, शिक्षित समाज जो है नई तकनीकों को अपनाने और नवाचार करने में सक्षम होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से शिक्षित होगा तभी वो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएगा, तो ये इसके लिए भी उपयोगी है। इसके बाद देखिए, सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में भी इनके बीच रिलेशन है। शिक्षा देखिए क्या करती है कि आर्थिक असमानताओं को कम करने का साधन होती है। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है व्यक्ति, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, तो उसकी आर्थिक जो असमानताएं रहती हैं वो खत्म हो जाती है। अब देखिए, शिक्षा में निवेश की अवधारणा का मतलब क्या होता है। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखिए क्या कहा गया कि शिक्षा में किया गया खर्च नहीं बल्कि निवेश है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो वो खर्च नहीं हो रहा है, वो आपका एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट। खर्च उसको कहते हैं जिसका आपको बाद में रिटर्न न मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उससे रिटर्न मिलेगा। तो शिक्षा में जो कुछ भी लोग अपने खर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वो एक प्रकार का खर्च नहीं बल्कि क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों, देखिए, यह व्यक्ति की आय दक्षता बढ़ाता है। जब व्यक्ति पढ़ लिख लेगा, स्किल प्राप्त कर लेगा, ज्ञान नॉलेज हो जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसी जिस चीज़ को वो लगाया था अपने पढ़ाई लिखाई में, उसको धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमेशा रिकवर ही करता चला जाएगा। यह समाज की देखिए उत्पादक शक्ति को सशक्त बनाता है। इससे देखिए किसी भी समाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यह राष्ट्र की जीडीपी और विकास दर में भी योगदान देता है। जब अपने देश के नागरिक अच्छे तरीके से कमाएंगे, पैसे की अर्निंग करेंगे, तो देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी और विकास दर भी बढ़ेगी। देखिए, एक विद्वान है थियोडोर डब्ल्यू शुल्ज, इन्होंने देखिए, और गैरी बेकर, इन्होंने क्या कहा है, इसको इन्होंने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में किया गया निवेश व्यक्ति को आर्थिक रूप से अधिक उत्पादक बनाता है। यानी इन्होंने कहा कि इन तीन चीज़ों में, किसमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रशिक्षण में, अगर कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, उसको आर्थिक रूप से अधिक उत्पादक बनाता है। यानी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बढ़ जाती है। शिक्षा के देखिए आर्थिक कार्य क्या है, इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, पहला काम क्या है कि रोजगार हेतु कौशल का विकास करना। जब किसी व्यक्ति को व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा से कौशल का विकास किया जाता है तो रोजगार हेतु कौशल विकास के रूप में देखा जाता है। दूसरा है आर्थिक साक्षरता। शिक्षा व्यक्ति को वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तीसरा कार्य क्या है, उद्यमिता का विकास। शिक्षा व्यक्ति में नवीनता, नेतृत्व और जोखिम उठाने की क्षमता को विकसित करती है। अगला काम क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यानी जो शिक्षित मानव होता है वो संसाधन के रूप में जब काम करता है तो क्या करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है। और पांचवा कार्य क्या है, श्रम की गुणवत्ता में सुधार। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो श्रमिक तकनीकी रूप में अधिक सक्षम होते हैं। यानी बहुत से देखेंगे आप ऐसे श्रमिक होते हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, स्किल्ड श्रमिक होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए, भारत में शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये देख लेते हैं। तो भारत में देखिए क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अपने देश में जब से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाना शुरू किया गया है तब से देखिए शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। शिक्षा को आर्थिक विकास का प्रमुख घटक माना गया, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और इसके लिए प्रयास किए गए। दूसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020, इसमें भी देखिए शिक्षा को मानव संसाधन विकास का केंद्र बताया गया है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसके बाद फिर देखिए स्किल इंडिया मिशन चलाया गया अपने देश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए।
इसके लिए देखिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि अपने देश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन करके, इंटरमीडिएट करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बिना किसी स्किल के बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनको नई नई स्किल सिखाई जाए, जिसके उनके अंदर क्या हो जाएगा, कौशल आ जाएगा और फिर वो किसी न किसी रोजगार में लग जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए साक्षर भारत और नई शिक्षा नीति आई, जिसने क्या लिया, नॉलेज इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ाया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। राष्ट्रीय आय में योगदान देखिए किस तरीके से है। यूनेस्को के अनुसार विकासशील देशों में शिक्षा पर किया गया जो 1% अतिरिक्त निवेश है वो जीडीपी को 3 से 5% तक बढ़ा सकता है। अगर अपने देश की सरकार शिक्षा में 1% और बढ़ा दे खर्चा, तो क्या करेगा, ये जीडीपी को 3 से 3.5% तक बढ़ा सकता है। देखिए 3 से 5% तक बढ़ा सकता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा में किया गया जो निवेश है वो बहुत ही ज़्यादा क्या देता है, बेनिफिट देता है, आउटकम देता है। शिक्षा के आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए कुछ व्यक्तिगत लाभ होते हैं, कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय लाभ होते हैं। तो व्यक्तिगत लाभ में देखिए क्या होता है कि रोजगार और आय में वृद्धि होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है, जीवन स्तर में सुधार होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। सामाजिक और राष्ट्रीय लाभ किस प्रकार से होता है, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होती है, गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है, तकनीकी नवाचार और विकास होता है, सामाजिक आर्थिक समानता आती है। तो इस तरीके से शिक्षा का ये आर्थिक लाभ है। अब देखिए शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य की सीमाएं क्या हैं, यानी इसका क्या लिमिटेशंस है। तो देखिए शिक्षा से आर्थिक विकास संभव नहीं, साथ में रोजगार के अवसर भी आवश्यक, यानी केवल शिक्षा देने से आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता, बल्कि उसके साथ साथ क्या चाहिए, रोजगार भी चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या हो गया कि इसमें बीच में गैप हो गया, और ये गैप क्या करेगा, किसी भी देश को आर्थिक विकास में कमजोर बनाएगा। तो शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी देखिए इसकी सीमाएं क्या है कि शिक्षा में असमानता से लाभ असमान रूप से वितरित होता है। अगर शिक्षा में असमानता है तो लाभ भी क्या होगा, असमान होगा। तीसरा देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी चिंता का विषय है। आजकल देखिए धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, शिक्षा को बिजनेस बना लिया जाए, इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, अच्छा नॉलेज नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनको बहुत सी चीज़ों को दिखावापन ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये दिखावापन जो है उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, तो ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। अब देखिए इनका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि शिक्षा आर्थिक विकास की रीढ़ है। यह व्यक्ति को उत्पादक, समाज को आत्मनिर्भर और राष्ट्र को समृद्ध बनाती है। तो इस प्रकार देखिए क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा का जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य है यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा एक निवेश है जो मानव पूंजी के निर्माण और राष्ट्रीय विकास का आधार बनती है। ठीक, तो ये था हमारा शिक्षा का आर्थिक परिप्रेक्ष्य। अब देखिए शिक्षा के संकेतक के रूप में, यानी सतत विकास के लिए किस तरीके से जो है शिक्षा काम करती है, कैसे ये संकेतक के रूप में काम अपना निभाती है, तो इसका परिचय देखते हैं। पहले देखिए अभी क्या देखा हम लोगों ने कि शिक्षा केवल व्यक्ति के ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास का सबसे सशक्त संकेतक भी है। यानी किसी राष्ट्र का अगर सही तरीके से विकास हो रहा है तो उसका संकेत, उसका इंडिकेशन कहाँ से मिलेगा, शिक्षा से। शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज को गरीबी, असमानता और अविकास से मुक्त किया जा सकता है। ये बात किसने कही है, यूनेस्को के द्वारा कही गई। और यूनेस्को को जैसा कि आप लोग जानते हैं यह एक वैश्विक संस्था है जो पूरे विश्व में शिक्षा के लिए, विज्ञान के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए काम करती है। शिक्षा विकास के संकेतक के रूप में कैसे है उसको देखते हैं। तो देखिए शिक्षा किसी देश या समाज के विकास का मूलभूत मापदंड बन जाती है, क्योंकि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को प्रभावित करती है। अब देखिए विकास के संकेतक के रूप में शिक्षा के मुख्य पहलू क्या क्या हैं वो देखते हैं। जैसे देखिए पहला संकेतक क्या है, साक्षरता दर। साक्षरता दर जब बेहतर होती है तो कहा जाता है कि वो समाज या वो राष्ट्र बेहतर है। देखिए उच्च साक्षरता दर जो है सामाजिक जागरूकता और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। अगर जहाँ की साक्षरता दर ज़्यादा है तो लोग कहेंगे कि वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और वहाँ प्रगति बहुत अच्छी है। दूसरा संकेतक क्या है, नामांकन अनुपात, एनरोलमेंट रेशियो। यानी किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो नामांकन है वो बढ़ता हुआ दिखे या बहुत ज़्यादा हो तो कहा जाएगा वहाँ शिक्षा की प्रगति बहुत बेहतर है और वो समाज आगे भविष्य में बहुत प्रगति करेगा। तीसरा है देखिए संकेतक
विद्यालयों की उपलब्धता। अगर गरीब, देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा की समान पहुंच विकसित, ये परिचय। अगर किसी क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में विद्यालय है, तो वहाँ का समाज जो है काफ़ी शिक्षित होगा। उसके बाद फिर देखिए अगला संकेतक है शिक्षा में लिंग समानता यानी जेंडर पैरिटी। लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि सामाजिक समानता और विकास की दिशा को दिखाती है। आजकल देखते हैं आप लोग कि आप रास्ते में चलते फिरते जहाँ भी देखेंगे स्कूल कॉलेज में लड़कों की अपेक्षा संख्या लड़कियों की ज़्यादा दिखती है। कोचिंग में भी देखिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या दिखती है। रास्ते में आते जाते आपको लड़कियाँ ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब है कि जेंडर पैरिटी की वजह से, लैंगिक असमानता के न होने की वजह से इस तरीके से ये वृद्धि देखी जा रही है। इसके बाद अगला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक। ये देखिए क्या होता है, ये शिक्षा का HDI का प्रमुख घटक है जो किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। ठीक, देखिए UNDP के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आय तीनों मिलकर मानव विकास सूचकांक को बनाते हैं। देखिए UNDP के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उस पर 3 चीज़ों को आधार बनाया गया है। क्या क्या बनाया गया है कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को और आय को। अगर किसी देश का ये तीनों बेहतर है तो कहा जाएगा कि उसका मानव विकास जो है बहुत बेहतर है और वो सूचकांक में क्या रहेगा, सबसे ऊपर है। अगर किसी देश का या किसी समाज का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का अगर इनमें से कोई एक गड़बड़ रहेगा तो उसका मानव विकास सूचकांक क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा। ठीक, अब देखिए शिक्षा की भूमिका विकास में किस तरीके से, यानी रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहला योगदान क्या है, आर्थिक विकास में योगदान। शिक्षित नागरिक अधिक उत्पादक होते हैं, नवोन्मेषी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, तो इसलिए ये आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। दूसरा क्या है कि सामाजिक परिवर्तन का साधन है। शिक्षा रूढ़ियों को तोड़ती है और समानता, न्याय और सहयोग की भावना को पैदा करती है। तीसरा क्या है कि राजनीतिक विकास में भी भूमिका निभाती है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है और नागरिक जो होता है वो लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। और चौथा क्या है, सांस्कृतिक विकास में शिक्षा देखिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसार करती है। तो ये था हमारा शिक्षा की भूमिका विकास। अब देखिए सतत विकास के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ कि सतत विकास का मतलब क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं प्रभावित ना हो। इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि हमें संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी वर्तमान की ज़रूरतें तो पूरी हों लेकिन भविष्य की जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी उनकी पूरी होती रहे। यानी हमको सारे संसाधन खुद ही नहीं इस्तेमाल करने ला है बल्कि उन संसाधनों को भविष्य के लोगों के लिए भी बचा के रखना है। इसका मतलब कि पर्यावरण को उतना ज़्यादा आप दोहन मत करिए, उतना प्रदूषित मत करिए जिससे आपका भविष्य के लोगों को रहना कठिन हो जाए। ठीक, तो देखिए सतत विकास के लिए शिक्षा का तात्पर्य है ऐसी शिक्षा जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए लोगों में सतत जीवन शैली की समझ और क्षमता विकसित। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को पर्यावरण का, समाज का, अपने अर्थव्यवस्था का, संसाधनों का ख्याल रखे और कहे उनसे, उनको बताए, उनको ज्ञान दे कि इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीज़ें बची रहें। देखिए इसके प्रति देखिए यूनेस्को का क्या दृष्टिकोण है सतत विकास के लिए शिक्षा का। तो यूनेस्को के अनुसार देखिए क्या उसका उद्देश्य है। यूनेस्को कह रहा है कि व्यक्ति पर्यावरण का संरक्षण करे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दे। अब देखिए सतत विकास हेतु शिक्षा के प्रमुख आयाम क्या क्या है, प्रमुख डायमेंशन क्या है। तो पहला डायमेंशन देखिए क्या है, पर्यावरणीय डायमेंशन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, पुनर्चक्रण किया जाए और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। और ये सारी बातें कहाँ से मिले, शिक्षा के माध्यम से। दूसरा आयाम क्या है, सामाजिक। इसमें देखिए समानता, मानवाधिकार, लैंगिक न्याय, शांति और सह अस्तित्व की भावना का विकास किया जाए। तीसरा आयाम देखिए क्या है, आर्थिक आयाम है। सतत उत्पादन और उपभोग, हरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना। ठीक, तो इस तरीके से था सतत विकास के शिक्षा के प्रमुख आयाम। तो 3 प्रमुख आयाम है, पर्यावरण से संबंधित, समाज से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब देखिए शिक्षा प्रणाली में सतत विकास का समावेश ये क्या है। तो देखिए विद्यालय जो है पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को समावेश कर सकते हैं।
व्यवहारिक कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण अभियान, रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को चलाकर बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षकों को सतत विकास आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि कैसे बच्चों को आप सतत विकास के प्रति बेहतर बनाएंगे, उनको इस तरीके से योग्य बनाएंगे। और फिर समुदाय की भी भागीदारी, विद्यालय और समाज का संयुक्त प्रयास, यानी ये सारी चीज़ें अकेले विद्यालय नहीं कर सकता है, बल्कि उसके अगल बगल का जो समुदाय है वो भी मिलकर उसमें सहयोग करेगा, तभी ये चीज़ें करनी संभव हो पाएंगी। अब देखिए, भारत में सतत विकास के शिक्षा के लिए किए गए प्रयास में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारत में देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया जिसको NEEP कहा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखिए विद्यालयों में, स्कूलों में आयोजित किए जाते हैं। जल शक्ति अभियान चलाया गया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो NEP 2020 है, इसमें सतत विकास एवं वैश्विक नागरिकता के मूल्य को शिक्षा का अंग बनाया गया है। तो इस तरीके से भारत में सतत विकास हेतु शिक्षा के प्रयास किए गए हैं। ठीक। इसके अलावा देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसमें भी इसकी चर्चा की गई। अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे आगे नीचे। देखिए तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि शिक्षा विकास का सबसे विश्वसनीय संकेतक है और सतत विकास का सबसे सशक्त साधन है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उसे अपने पर्यावरण, समाज और भविष्य के प्रति उत्तरदायी भी बनाती है। तो इसलिए देखिए कहा गया है कि देयर इज नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट एजुकेशन, यानी शिक्षा के द्वारा जो है सतत विकास संभव नहीं है। सतत विकास तभी संभव हो पाएगा जब अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाएगी, उनको उसके प्रति जागरूक किया जाएगा, उनको उसके प्रति बताया जाएगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। ठीक, ये था हमारा सतत विकास के लिए शिक्षा। अब देखिए आपका जो सिलेबस का तीसरा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र का जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य है और जो सतत विकास लक्ष्य है, इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये दोनों है क्या। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, ये दोनों देखिए एक बहुत बड़ी परियोजनाएं हैं जिनको शुरू किया गया है। कब? इनकी उत्पत्ति देखिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जिसको MDG कहा जाता है, इसकी शुरुआत देखिए सन 2000 में की गई थी और इसको 15 वर्ष के लिए शुरू किया गया था, 2000 से लेकर 2015 तक। इसको शुरू करने वाला जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विकासशील देशों में गरीबी, अशिक्षा, रोग, असमानता और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करना, उनका समाधान करना। तो ये इन उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया। अब जो देखिए जो सतत विकास लक्ष्य है ये इसी के आगे के, यानी इसके बाद इसको लाया गया। अब कब लाया गया? 2015 में, और इसकी अवधि भी 15 वर्ष रखी गई है, यानी 2015 से 2030 तक का इसका लक्ष्य है। इसको भी देखिए शुरू किसने किया है? इसी यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अब इसका देखिए उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तर पर सतत, समावेशी और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। यानी देखिए उद्देश्यों में थोड़ा सा बदलाव हुआ और इसको और बृहद तरीके से शुरू किया गया है। अब देखिए उद्देश्य की प्रकृति क्या है, दोनों के उद्देश्य की प्रकृति को देख लेते हैं, अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु के आधार पर यह केवल विकासशील देशों की समस्याओं के लिए यहाँ बताया गया था। यहाँ देखिए क्या हो गया कि सभी देशों को, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील, ये दोनों पर लागू होगा। पहले क्या था? केवल विकासशील देशों के लिए। दृष्टिकोण के आधार पर देखिए संकीर्ण दृष्टिकोण था इसका कि बुनियादी समस्याओं पर यह केंद्रित होती थी। यहाँ देखिए क्या है, दृष्टिकोण व्यापक है, यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन तीनों पर केंद्रित है। यहाँ जो लक्ष्य थे उनकी संख्या 8 थी और 21 उपलक्ष्य थे। यहाँ पर जो लक्ष्य हैं इनके लक्ष्य 17 हैं और उपलक्ष्य 169 है। देखिए इसको और ब्रॉड कर दिया गया। और प्रमुख एजेंसी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP थी, और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा UN एजेंडा 2000। तो इस तरीके से इनके उद्देश्य की प्रकृति में देखिए डिफरेंस है। अब देखिए जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के 8 प्रमुख लक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं कि ये 8 प्रमुख लक्ष्य क्या थे। तो देखिए सबसे पहला लक्ष्य जो था वो अत्यधिक गरीबी और भूख का अंत करना था। जैसे जो गरीबी है उसको घटा दिया जाए और भूखमरी को समाप्त किया जाए। दूसरा लक्ष्य इसका क्या था कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा दिलाना, यानी सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा था लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण,
यानी शिक्षा और समाज में सबको समान अवसर दिया जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। चौथा देखिए इसका लक्ष्य था बाल मृत्यु दर में कमी की जाए, यानी 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर को घटाया जाए। पांचवा लक्ष्य था मातृ स्वास्थ्य में सुधार, यानी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। जब माताएं स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। देखिए गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को घटाना। छठवां लक्ष्य देखिए क्या है, HIV, एड्स, मलेरिया आदि रोगों से मुकाबला करना, यानी इन रोगों का धीरे धीरे क्या करना, खात्मा करना, उनका अच्छे तरीके से उपचार इलाज करना। देखिए संक्रमण जन्य जो रोग हैं उनको समाप्त करना। के बाद देखिए इसका 7वां लक्ष्य क्या था, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। देखिए पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध पेयजल सबको उपलब्ध कराना। और इसका 8वां और अंतिम लक्ष्य क्या था, वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, यानी विकासशील देशों के सहयोग हेतु वैश्विक प्रयास करना। जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों के द्वारा तरह तरह का सहयोग दिया जाना। देखिए इस MDG का जो मुख्य उद्देश्य था वो देखिए गरीबी और अभाव को कम करना तथा जीवन की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी इसका सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था इन लक्ष्यों का वो क्या था कि गरीबी और अभाव को क्या करना, एकदम कम कर देना या दूर कर देना, और जीवन की जो न्यूनतम गुणवत्ता है, न्यूनतम क्वालिटी है, उसको सबको सुनिश्चित कराना। कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो अपने जीवन को बेहतर तरीके से, न्यूनतम तरीके से ना जी सके। तो ये थे हमारे MDG के लक्ष्य। MDG का फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब देखिए जो सतत विकास लक्ष्य है जो बाद में आया 2015 में, और इसमें जो लक्ष्य थे वो बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 17 कर दिए गए। तो उन लक्ष्यों को देखिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें भी देखिए गरीबी के अंत करने की बात कही गई, पहला लक्ष्य था इसमें। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया, भूख का अंत और खाद्य सुरक्षा, यानी कोई भूखा न रहे और सबको खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो। सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा लक्ष्य क्या रखा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लक्ष्य देखिए क्या है, लैंगिक समानता। छठवां लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां है देखिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद फिर देखिए आठवां लक्ष्य क्या है कि सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। नौवां लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उसके बाद फिर देखिए 10वां जो लक्ष्य है असमानता में कमी। 11वां लक्ष्य देखिए क्या है, सतत शहर और समुदाय। 12वां लक्ष्य क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां है देखिए जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। 14वां है जल के नीचे जीवन, यानी सागरीय संसाधनों का भी संरक्षण करना है। केवल धरती के ऊपर के संसाधनों का नहीं करना है, बल्कि जो जीव जंतु हैं, जो समुद्रों में रहते हैं, जो जलीय जीव हैं, उनको भी सुरक्षित रखना है। इसके बाद देखिए स्थल जीवन, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना। शांति, न्याय और सशक्त संस्थान बनाना। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वैश्विक साझेदारी करना, यानी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ मिलकर साझेदारी करके इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए SDG का नारा है कि लीव नो वन बिहाइंड, अर्थात किसी को पीछे ना छोड़े, यानी इस लक्ष्य का नारा ही दिया गया है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है। तो सबको साथ लेकर चलने के लिए अच्छे तरीके से सहयोग करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे की समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है SDG के लक्ष्य को रखा गया। तो MDG और SDG दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से आप लोग को कर लेना है, ठीक। अब देखिए इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है उसको देख लेते हैं कि इनके बीच में जो अंतर है वो क्या है। तो देखिए अंतर हम किन किन आधारों पर देखेंगे, और MDG और SDG इस तरह से कॉलम बना के। अब देखिए पहला है कि लक्ष्यों की संख्या के आधार पर देखिए अंतर क्या है कि यहाँ लक्ष्य जो थे वो 8 थे, यहाँ लक्ष्य जो थे 17 थे। इसका जो केंद्र था वो क्या था, गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य, और इसका केंद्र क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन। ये दूसरा अंतर हो गया। इसका जो क्षेत्रीय कवरेज था वो केवल विकासशील देशों का था, और इसका जो कवरेज सभी देशों का है। समावेशिता के आधार पर देखिए क्या है कि यह सीमित और ऊपर से नीचे की दृष्टि को रखता था। यहाँ क्या है कि यह समावेशी दृष्टि रखता है, नीचे से ऊपर की दृष्टि। पांचवा दृष्टिकोण देखिए क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। ये देखिए सीमित था इसमें, यहाँ पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण बहुत विस्तृत है। यहाँ पर शिक्षा संबंधी जो लक्ष्य था वो केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित था। यहाँ पर सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा, 4 में रखा गया। तो इस तरीके से देखिए ये शिक्षा के मामले में भी काफ़ी ब्रॉड है।
कार्यान्वयन तंत्र में यह दाता देशों की सहायता पर निर्भर रहता था, यानी विकासशील देशों को, जो विकसित देश जो कुछ देंगे उसी पर निर्भर है। यहाँ क्या कहा गया कि यहाँ पर देना नहीं बल्कि साझेदारी करना है, गवर्नमेंट प्लस एनजीओ प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस सिटीजन, यानी सब लोग एक साथ मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। सरकार भी करेगी, कुछ जो है एनजीओ लोग भी करेंगे, कुछ निजी संस्थान भी करेंगे और नागरिक भी करेंगे, सभी लोग मिलकर इस तरीके से करेंगे। ठीक, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है कि जो है स्वयं सहायता समूह। ठीक, देखिए SDG 4 शिक्षा से संबंधित लक्ष्य, क्वालिटी एजुकेशन गोल। अब देखिए जो SDG 4 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा से ही आपका रिलेटेड है और आप लोग शिक्षा साथ पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में अलग से देखना है। तो देखिए जो लक्ष्य 4 है क्या कहता है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका मतलब कि इस लक्ष्य के अंतर्गत सभी को निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, कौशल का विकास किया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश होना चाहिए, सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के मूल्यों को भी विकसित किया जाना चाहिए। तो ये था सर जो है SDG 4। अब देखिए MDG से SDG की जो यात्रा है वो देखिए किस तरीके से बदली है। तो गरीबी उन्मूलन के मामले में देखिए यहाँ पर गरीबी, असमानता और सतत आर्थिक विकास के रूप में इसको विस्तृत किया। पहले क्या था, केवल गरीबी उन्मूलन, अब यहाँ देखिए गरीबी के साथ साथ असमानता और सतत आर्थिक विकास को भी शामिल कर लिया गया, इसको विस्तृत किया गया। शिक्षा के मामले में देखिए किस तरीके का विस्तार किया गया, यहाँ प्राथमिक से लेकर आजीवन शिक्षा तक की बात कही गई। स्वास्थ्य पर देखिए यहाँ पर सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य की बात की गई। और पर्यावरण स्थिरता में देखिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण दोनों को शामिल किया गया। यहाँ वैश्विक साझेदारी में देखिए क्या किया कि बहुस्तरीय साझेदारी जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय सबको शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका ये कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है MDG और SDG से संबंधित कि सहज शताब्दी विकास लक्ष्य का आरंभ जो है शुरू में किया गया था और सतत विकास लक्ष्य जो है विकास की परिपूर्णता की दिशा, यानी यह क्या था, किसी चीज का जैसे होता है कि आरंभ होता है और किसी का विकसित चरण होता है। तो जो SDG है वो विकसित चरण है और जो MDG है वो प्रारंभिक चरण है। MDG ने विश्व को बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की ओर उन्मुख किया, जबकि SDG ने विकास को समावेशी, पर्यावरणीय और स्थायी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो दोनों का देखिए अंतिम उद्देश्य क्या है, मानवता का कल्याण और धरती का संरक्षण, इसी के लिए इनको बनाया गया। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इनके बीच में किस तरीके से लक्ष्यों में अंतर है, इनके कितने लक्ष्य हैं, इनके कितने लक्ष्य हैं और लक्ष्यों में क्या विभिन्नता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के अच्छे तरीके से जाना है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न अगर आए तो आपको गलत नहीं करना। ठीक है, तो आज देखिए आपका ये जो सिलेबस है मेरे तरफ से पूर्ण किया गया और आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करिए, जिससे आपका शिक्षा शास्त्र विषय में नंबर जो है अच्छा रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।